नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नई ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में कोरोना योद्धाओं के विशेष योगदान की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी कोविड रोधी टीका लगाने से वंचित न रह जाए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 110 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.25%। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने कहा, भारत ने अपने क्षेत्र में चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा उत्पादों के लिए साझेदारी की घोषणा की। और 2020 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में दुबई में पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नवीन ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। ये पहल हैं आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल होंगे। आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। ये उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश का अवसर प्रदान करती है। निवेशक आसानी से आरबीआई के साथ अपना सरकारी प्रतिभूति खाता मुफ्त में ऑनलाइन खोल सकेंगे। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के बारे में ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है। ग्राहकों की शिकायत दर्ज कराने के लिए ये योजना एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ एक राष्ट्र एक लोकपाल पर आधारित है। बहुभाषी टोल फ्री नंबर पर शिकायत निवारण और शिकायत दर्ज करने में सहायता के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत ने कोविड के खिलाफ समग्र और प्रभावी अभियान चलाया। उन्होंने कोविड योद्धाओं के कार्यों के लिए उनकी सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी कोविड योद्धाओं ने महामारी से लड़ाई में पूरी निष्ठा से काम किया है। राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में श्री कोविंद ने कहा कि सरकार की पहल तथा वैज्ञानिकों के प्रयासों के कारण भारत कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन विकसित कर पाया। कोविड की महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाया गया। हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हम विश्व समुदाय की सहायता भी कर रहे हैं। भारत की वैक्सीन मैत्री पहल की सराहना विश्व स्तर पर हो रही है।
गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत भाषण में कहा कि कोरोना महामारी के कारण ये सम्मेलन 2 साल के बाद आयोजित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और सभी राज्यों ने महामारी का सामना सफलतापूर्वक किया। कोविड महामारी के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक राष्ट्र, एक जन, एक मन, इस सूत्र को चरितार्थ करते हुए जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, आज पूरी दुनिया वो लड़ाई लड़ने की हमारी पद्धति और मिली हुई सफलता की भूरी भूरी प्रशंसा करती है। इस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने लगभग 20 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर और कई बार व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर भी राज्यों का मार्गदर्शन किया। और इस महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यपालों के साथ भी बैठक कर कोविड महामारी के लिए राजभवन क्या कर सकता है, इसके लिए भी बात की थी। श्री शाह ने कहा कि 100 करोड़ टीकाकरण के बाद भारत महामारी के साए से बाहर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोविड से सफल तरीके से निपटने के लिए भारत की सराहना कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान कई बार मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों से बातचीत की और उन्हें सलाह दी। उन्होंने कहा कि राज्यपालों ने कोविड महामारी के दौरान सक्रियता से काम किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे सुनिश्चित करें कि हर पात्र नागरिक को कोविड रोधी टीका लगाया जाए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत में श्री मांडविया ने उन्हें मिलकर और विभिन्न हितधारकों के सहयोग से इस लक्ष्य को हासिल करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने हर घर दस्तक अभियान को आगे ले जाने के बारे में कहा कि वे टीका लगाने के लिए घरों तक पहुंचें और लोगों को टीके की दोनों खुराक लेने के लिए प्रेरित करें। श्री मांडविया ने कहा कि 75% वयस्क आबादी को टीके की पहली डोज तथा 38% पात्र आबादी को दूसरी डोज लग चुकी है। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि अभियान के दौरान सभी को टीके की पहली डोज दी जाए तथा जिनकी दूसरी डोज बाकी है उन्हें टीका लेने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने पूर्ण टीकाकरण का संदेश आगे ले जाने के लिए बच्चों की मदद लेने को कहा। श्री मांडविया ने अभियान को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दोहराया, जिसमें गांवों में प्रचार टोली तैनात करना शामिल है। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और दुनिया भर में इसके मरीज बढ़ रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने राज्यों को टीके की पर्याप्त आपूर्ति का भरोसा दिलाया। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक कोविड रोधी वैक्सीन की 110 करोड़ 23 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 52,69,000 से अधिक डोज दी गई। देश में कल 13,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 1,39,556 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि 266 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 98.25% है, जो पिछले वर्ष मार्च से सबसे अधिक है। कल 13,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,38,09,25 के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कल से अगले आदेश तक लागू रहेंगे। सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल www.newdelhiairport.in पर स्वघोषणा पत्र भरना होगा। उन्हें कोविड की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी पोर्टल पर डालनी होगी। RT-PCR टेस्ट यात्रा से 72 घंटे पहले का होना चाहिए। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक यात्री रिपोर्ट के समर्थन में घोषणा पत्र डालेगा और फर्जी पाए जाने पर उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। विमानन कंपनियों को केवल उन्हीं यात्रियों को विमान में बैठाने की अनुमति होगी जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषणा पत्र भरा होगा तथा RT-PCR रिपोर्ट अपलोड की होगी। विमान में बैठते समय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और उन्हीं यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी जिनमें कोई लक्षण नहीं पाया जाएगा। भारत पहुंचने पर अगर किसी यात्री में कोई लक्षण पाया जाता है तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कई देशों का भारत के साथ राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त टीकाकरण प्रमाण पत्र या विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त टीकों को लेकर परस्पर समझौता है। हालांकि जलमार्ग और सड़क के रास्ते आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा को छोड़कर इन्हीं नियमों से गुजरना होगा।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को विमान में बैठने के दौरान और पहुंचने के बाद की जांच से छूट होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम में जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा श्रोताओं के कोरोना संक्रमण से संबंधित सवालों के जवाब देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पुस्तक में हिंदुत्व की तुलना कट्टर जिहादी गुटों से करने के लिए उनकी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में कहा कि इससे न केवल हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि भारत की आत्मा को भी गहरी चोट लगी है। सलमान खुर्शीद जी की एक पुस्तक का विमोचन था और जो बातें इस विमोचन के दौरान कही गई वो केवल हिंदुओं की भावनाओं को नहीं, भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती है। संदर्भ है उसी किताब में मैं लेके आया हूं। इसका सार ये है कि हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदुत्व है, इसकी तुलना जो आतंकवादी संगठन है आईसिस और बोको हरम, इससे कर दी जाती है। श्री भाटिया ने कांग्रेस पर नफरत की राजनीति करने और धर्म के आधार पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। श्री भाटिया ने ये भी आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणियां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी के इशारे पर की गई हैं और दोनों नेताओं को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने राज्य के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक को कानूनी नोटिस भेजा है। उनका आरोप है कि श्री मलिक ने अपमानजनक ट्वीट्स के जरिए उनकी और उनके परिवार की छवि को धूमिल किया है। श्रीमती अमृता फडणवीस ने श्री मलिक से कहा है कि वो 48 घंटे के भीतर या तो अपने सभी ट्वीट को हटाएं या बिना शर्त खेद व्यक्त करें। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री मलिक ने हाल ही में मादक पदार्थ तस्कर जयदीप राणा के साथ कथित रूप से अमृता फडणवीस की तस्वीरें ट्विटर पर डाली थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नई ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में कोरोना योद्धाओं के विशेष योगदान की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी कोविड रोधी टीका लगाने से वंचित न रह जाए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 110 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.25%। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने कहा, भारत ने अपने क्षेत्र में चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा उत्पादों के लिए साझेदारी की घोषणा की और 2020 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में दुबई में पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार
शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। सरकार अरुणाचल प्रदेश में आजीविका में सुधार के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है तथा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भी सभी उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीमा पर आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए बहुत जरूरी संपर्क उपलब्ध हुआ है। श्री बागची ने कहा कि चीन ने कई वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां की हैं, जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत ने न तो इस तरह के अवैध कब्जे को स्वीकार किया है और न ही चीन के अनुचित दावों को सही ठहराया है। China has undertaken construction activities in the past several years along the border areas, including in the areas that it has illegally occupied over decades. India has neither accepted such illegal occupation of our territory, nor has it accepted the unjustified Chinese claims. Government has always conveyed its strong protest to such activities through diplomatic means and will continue to do so in the future. The government has also stepped up border infrastructure, which have provided much needed connectivity to the local population. Government remains committed to the objective of creating infrastructure along the border areas for the improvement of livelihood of its citizens, including in Arunachal Pradesh. कल आयोजित अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता के बारे में श्री बागची ने कहा कि पाकिस्तान को बैठक में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे नहीं आए और ये अफगानिस्तान के मुद्दे पर उनके रवैये को दर्शाता है। कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगले साल मार्च तक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी स्थापित की जाएगी। ये एजेंसी भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार हर प्रमुख जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है, ताकि परीक्षार्थियों, विशेषकर लड़कियों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए दूर न जाना पड़े। जन प्रशासन के क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज देश का संभवतः सबसे आदर्श प्रशासन है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वर्ष अप्रैल या मई में कर सकती है। आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दूरसंचार नियामक इस पर काम कर रहा है। नियामक से सुझाव मिल जाने के बाद सरकार नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार करेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि अगले वर्ष फरवरी के अंत या मार्च के आरंभ में सुझाव मिल जाने की संभावना है। डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा बजाज आलियांज जीवन बीमा निगम ने ग्राहकों को टर्म और वार्षिकी बीमा उत्पाद देने के लिए भागीदारी की घोषणा की है। ये उत्पाद बैंक की 650 शाखाओं तथा 1,36,000 से अधिक बैंकिंग सुविधा स्थलों के जरिए दिए जाएंगे। इससे विशेषकर कमजोर वर्गों तथा ऐसे लोग जिनके यहां बैंक नहीं है, वे वित्तीय तौर पर सुरक्षित तथा सशक्त बन सकेंगे। महत्वपूर्ण साझेदारी के अनुसार टर्म और वार्षिकी उत्पाद बजाज आलियांज स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल्ड तथा बजाज आलियांज जीवन गारंटी पेंशन गोल्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती है। 1888 में मक्का में जन्मे अबुल कलाम आजाद ने अपने पिता और अन्य शिक्षकों से कलकत्ता में घर पर पारंपरिक इस्लामी शिक्षा प्राप्त की। वे अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फारसी और बंगाली जैसी कई भाषाओं के अच्छे जानकार और एक विख्यात विद्वान तथा कवि थे। उन्होंने धर्म और जीवन के संकीर्ण दृष्टिकोण से अपनी मानसिक मुक्ति के संकेत के रूप में उपनाम
आजाद को अपनाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद कम आयु से ही पत्रकारिता और राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वे बंगाल के दो प्रमुख क्रांतिकारियों अरबिंदो घोष और श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती से प्रेरित होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। 2 वर्षों के भीतर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पूरे उत्तर भारत और बॉम्बे में गुप्त क्रांतिकारी केंद्र स्थापित करने में मदद की। 1912 में मौलाना आजाद ने उर्दू में अल हिलाल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। सरकार ने 1914 में अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रचार के समान मिशन के साथ एक और साप्ताहिक अल बालाग निकालनी शुरू की। 1916 में सरकार ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया और मौलाना अबुल कलाम आजाद को कलकत्ता से निष्कासित कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन के दौरान मौलाना आजाद महात्मा गांधी से मिले। उनके आदर्शों से प्रभावित होकर वो 1920 में कांग्रेस में शामिल हो गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उन्हें 1920 और 1945 के बीच अलग अलग आरोपों में कई बार जेल भेजा गया, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी भी शामिल था। उन्होंने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की थी जो विभाजन का कड़ा विरोध करते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों को गले लगाए। कल तक जब तक कि आजादी हमारे हाथ में न थी, आपके मुल्क का क्या हाल था? वो अपनी किस्मत का मालिक नहीं था, उसकी किस्मत दूसरों के हाथों में। आपका अमन भी आपके कब्जे में न था, आपकी बेअमनी भी आपके कब्जे में न थी। जब कभी मुल्क में बदअमनी होती थी तो आप अपने तरफ नहीं देखते थे, उनके तरफ देखते। जब आपको कोई तकलीफ और परेशानी होती थी, आप उनके आगे मजबूर होते थे कि अपना हाथ बढ़ाएं। लेकिन आज वो नहीं, आज अपनी किस्मत के आप खुद मालिक। मौलाना अबुल कलाम आजाद संविधान सभा में विशेषकर शिक्षा से संबंधित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उनका मानना था कि एक राष्ट्र के रूप में भारत को उच्च शैक्षिक मानकों की आकांक्षा करनी चाहिए। 1947 से 1958 में अपनी मृत्यु तक देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की हिमायत की, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा सभी नागरिकों का अधिकार है। अबुल कलाम आजाद ने अशिक्षित वयस्कों की शिक्षा के लिए वयस्क शिक्षा बोर्ड की स्थापना की। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विज्ञान संस्थान तथा IIT जैसे अन्य शिक्षण संस्थानों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 22 फरवरी 1958 को अंतिम सांस ली। उनकी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम 1959 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। उन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के कारण 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्यारह नवंबर को गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद, स्वतंत्रता कार्यकर्ता आचार्य JB कृपलानी की जयंती भी है। आचार्य कृपलानी के नाम से विख्यात जीवतराम भगवान दास कृपलानी का जन्म 1888 में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से शामिल होने से पहले 1912 से 1927 तक विभिन्न संस्थानों में शिक्षक के रूप में सेवाएं दी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। 1922 के आसपास जब वो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने आचार्य की उपाधि हासिल की। गांधी जी से प्रेरित होकर वो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और असहयोग आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आचार्य कृपलानी का विवाह उन्हीं के समान व्यक्तित्व की धनी गांधीवादी कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी से हुआ था। आचार्य JB कृपलानी संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गए। वे मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष थे।
उन्होंने संविधान सभा में प्रस्तावना पर अपने विचार व्यक्त किए। 1946 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन कार्य समिति की भूमिका पर पार्टी के सदस्यों के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण 1 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जल्द ही कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कड़े आलोचक बन गए। आचार्य कृपलानी का 19 मार्च 1982 को 93 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में निधन हो गया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का अंक समाप्त होता है। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के चावलगाम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार मारे गए आतंकवादी की पहचान नहीं हो पाई है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज टोक्यो पैरालंपिक के पदक विजेताओं को सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश की सराहना की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पैरालंपिक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में श्री ठाकुर ने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों में 7 खिलाड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में जहां आज मैं खड़ा हूं, मेरठ की यह नगरी अपने स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, खेलों का सामान बनाने के लिए भी जानी जाती है। तो खिलाड़ियों ने सम्मान प्राप्त करने का काम भी यहां से किया है। अगर 8 खिलाड़ियों की मैं बात करूं जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का काम किया, तो उसमें से 7 हमारे पश्चिम क्षेत्र के हैं। मेरे भाई और बहनों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और माननीय योगी जी ने मान सम्मान पश्चिम क्षेत्र को भी और मेरठ को देने का भी काम किया। न केवल खिलाड़ियों के लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं देने का काम किया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा भी की और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बनाने का काम भी हमारे मेरठ में यहां पर शुरू होने वाला है। 2020 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में दुबई में पाकिस्तान के साथ मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 10 ओवर में 1 विकेट पर 71 रन बना लिए थे। कल न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबला रविवार शाम दुबई में खेला जाएगा। देवी अन्नपूर्णा की कनाडा से प्राप्त की गई मूर्ति आज वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित और प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी गई है। इससे पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली की राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति की पूजा की। दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया और ये आज शाम करीब 6 बजे तट से टकरा गया। चेन्नई में मौसम विभाग के अनुसार दबाव को पार करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। मौसम विभाग का कहना है कि दबाव 30 किलोमीटर तक हो सकता है और ये 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। भारतीय वायुसेना का दल द्विवार्षिक दुबई एयर शो में भाग लेगा। इसका आयोजन अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14 से 18 नवंबर तक होगा। संयुक्त अरब अमारात सरकार ने भारतीय वायुसेना को सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीमों के साथ भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नई ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में कोरोना योद्धाओं के विशेष योगदान की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी कोविड रोधी टीका लगाने से वंचित न रह जाए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 110 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.25%। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने कहा भारत ने अपने क्षेत्र में चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा उत्पादों के लिए साझेदारी की घोषणा की
और 2020 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में दुबई में पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।